सचिन जी बार बार चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, और जब हार जाते हैं तो फिर पाला बदलकर किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। को मैं शुरू से मानता हूं, और पार्टी जहां तक बदलने का बात है तो मैं पार्टी में जाता हूं, अगर वहां मुझे लगता है कि नहीं, यह पार्टी जो है वो मुझे बधुआ मजदूर बनाकर रखना चाहती है, वो अपने विचारधारा को मुझ पर थोप रही है, तो मैं वहां से हट जाता हूं। भोजपुरी में एक कहावत है, कहावत यह है, और कहावत खूब प्रचलित है। वह कहावत है कि झमकावला से ना हुई। बहुत से लोगों को राजनीति विरासत में मिलती है, लेकिन बरौली प्रखंड के बरौली विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मदपुर निनामी से निकलकर गोपालगंज जिले में, गोपालगंज शहर में अपनी छात्र राजनीति का एक जलवा बिखेरने वाला युवा से आज मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं। क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम दोनों आदमी का पहला संवाद है, तो आप लोग अगर कहीं मुझसे त्रुटि होती है उसको भी इग्नोर कीजिएगा। बात मैं आज आपसे गोपालगंज के होनहार छात्र नेता और जागो गोपालगंज मंच के सचिन सिंह से कराऊंगा। आज उनसे मेरा यह पहला पॉडकास्ट है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। मिलिए, हमारे सामने है गोपालगंज छात्र नेता सचिन कुमार सिंह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपको, और आपके माध्यम से मुझे जो भी लोग देख रहे हैं सभी को प्रणाम, धन्यवाद। छात्र राजनीति गोपालगंज से शुरू की। जब भी कोई राजनीति में आता है युवा, तो उसका कोई न कोई एक गुरु होता है। आपके राजनीतिक गुरु कौन है? देखिए, मैं जब इंटरमीडिएट का परीक्षा पास किया, उसी समय से राजनीति में सक्रिय हो गया। छात्र जीवन से ही मैंने राजनीति में सक्रिय हो गया। छात्र की समस्या, युवा की समस्या, कॉलेज की समस्या, विश्वविद्यालय की समस्या, परीक्षा फल समय पर आए, परीक्षा समय पर हो, कॉलेज में सीट की कमी की वजह से एडमिशन नहीं हो पाता था, सीट बढ़ाने का आंदोलन हो, पीजी की पढ़ाई का आंदोलन हो, या अन्य जो भी समस्याएं होती थी छात्र युवा की जिले में, हम उठाने का काम शुरू कर दिए। हमारे राजनीतिक गुरु रहे स्वर्गीय छट्टू शाह जी, जो भारतीय एकता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा था। मिंज स्टेडियम के पास वो मुझसे मिले और मुझे सदस्यता दिलाया भारतीय एकता दल का, और उसी समय से मैं राजनीति शुरू किया उनके सानिध्य में। और उन्होंने ही सिखाया कि आप भीड़ के पीछे नहीं भागना जी, लोगों के पीछे नहीं भागना, आप अकेले ही चल पड़ो। अगर काम करने की इच्छा और दृढ़ इच्छा आपके मन में है तो आप अकेले ही वह काम कर सकते हैं जो आप भीड़ के साथ नहीं कर सकते। राजनीति में लोग कहता है कि इनके साथ संख्या बल नहीं है, या इनके साथ वोट नहीं है, जनाधार नहीं है। तो उन्होंने मुझे सिखाया, मैंने छट्टू शाह जी ने, कि देखिए, भीड़ आपके पीछे तब आती है जब आप आगे बढ़ जाते हैं, आपको स्वयं ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो उन्हीं के मार्गदर्शन पर मैं चला और उन्हीं के बताए रास्ते पर चला। बाद में हमारे राजनीतिक अग्रज और राजनीतिक गुरु हुए श्री ओम प्रकाश सिंह जी, जो जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन रहे जी, और वरिष्ठ नेता हैं, गोपालगंज के प्रखर वक्ता हैं। छात्र राजनीति के समय कोई ऐसी घटना जो आपके लिए रोचक रही हो और आपके लिए वो जीवन में आपने उसको अपने अंदर ले लिया हो, समाहित कर लिया हो, कोई ऐसी घटना का जो आप अपने बरौली की जनता से बताना चाहेंगे? देखिए, छात्र राजनीति जब मैं करता था तो वीसी हुआ करते थे उस समय राम प्रवेश शर्मा जी, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा की, और 2 साल पहले आए थे कॉलेज में और घोषणा करके गए थे कि हम पीजी की पढ़ाई प्रारंभ करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे और पीजी की पढ़ाई जो है वह कमला राय कॉलेज में शुरू कर दी जाएगी। फिर 2 साल बाद वो आ रहे थे कॉलेज में। डॉक्टर श्यामनंदन प्रसाद जी प्रिंसिपल थे, और पूरा गाजा बाजा का स्वागत का व्यवस्था था, पूरा कारपेट बिछा हुआ था, पूरा मतलब लाखों रुपया खर्च था वीसी के स्वागत में। कॉलेज में वीसी आ रहे थे और मैं ही एक अकेला था जो विरोध करने के मूड में था जी। कोई छात्र नेता नहीं था जो विरोध करने के मूड में हो। वो सभी लोग स्वागत में गुलदस्ता लेकर खड़े थे। मैं अचंभित था और आश्चर्यचकित था कि वीसी आ रहे हैं और पहले वादा करके गए, उस वादा को पूरा नहीं किए, फिर आ रहे हैं, तो इनका हमें विरोध करना चाहिए। अपने बात से अगर मुकर रहे हैं, छात्र की समस्या और कॉलेज की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है,
तो वीसी का स्वागत करने से हमें क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। तो हमें सोचा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, अकेले हूं और सारे लोग स्वागत में खड़े हैं, सारे छात्र नेता, कॉलेज शिक्षकेतर कर्मी, शिक्षक सभी लोग। फिर भी मैं हिम्मत बांध के मात्र 2-3 लड़कों को लेकर कॉलेज के मुख्य जो द्वार था वहां खड़ा हो गया और जैसे वीसी की गाड़ी मैंने गेट को बंद कर दिया और वीसी को अंदर घुसने नहीं दिया। सारे खर्चा पे पानी फिर गया, पूरा कॉलेज प्रशासन हमसे नाराज हो गया, पूरे छात्र नेता हमको लगे क्या कहे अभद्र भाषा का प्रयोग करने। मैं उनको वहां से बोल दिया कि वीसी गो बैक, अगर आप कॉलेज में आए हैं और कॉलेज में जो वादा किए थे उसको पूरा नहीं किए तो फिर आप वादे करने आए हैं जी, तो झूठा वादा हम क्या आपका सुनेंगे। और उनको हमने गो बैक करने का काम किया और वहीं से मुझे आत्मविश्वास बढ़ा। क्या रे भाई, हम अकेले ही कुछ भी कर सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है भीड़ की और संख्या की। अगर मन में दृढ़ इच्छा है, अगर हम अच्छे हैं और अच्छा काम करने के मन में ठाने हुए हैं तो हम कर सकते हैं। अगर जिसको भी हाईलाइट होना है तो विधायक जी पर आरोप लगा दें, तो ऐसा कुछ है कि आप हाईलाइट होने के लिए उन पर आरोप प्रत्यारोप अरे करते हैं? भाई, अगर विधायक आप हैं तो हम सवाल किससे करें? अच्छा, हम किसी और से करें? आपको विधायक जी से दिक्कत है कि सरकार के सिस्टम से? नहीं, हमको व्यवस्था से दिक्कत है, भ्रष्ट व्यवस्था से, खराब सिस्टम से दिक्कत है। हमको विधायक जी से व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं है, व्यक्तिगत कोई बात नहीं है। वो हमारे गार्जियन स्वरूप है, गार्जियन है, सबके गार्जियन है, बीजेपी सेनानी रहे हैं, 4 बार से विधायक है, अभिभावक तुल्य हैं। लेकिन मुझे दिक्कत इस बात को लेकर है कि बरौली पिछड़ा क्यों है, बरौली को पिछड़ेपन की तरफ विधायक जी ने क्यों ढकेला? सचिन जी, बरौली एक ग्रामीण क्षेत्र है। बरौली में मैं भी बहुत घुमा हूँ, क्रिकेट वगैरह भी खेला है हम लोग। तो बरौली में जो प्राइवेट डॉक्टर हैं उनके फीस को लेकर, उनके जांच मेडिसिन वगैरह को लेकर भी बहुत से गरीब परिवार के लोग सवाल उठाते हैं। इस चीज पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बरौली 23 पंचायत का प्रखंड है जी, और बरौली विधानसभा मान लिया जाए तो माझा भी 20 पंचायत का है। इसके अलावा आपको बरौली नगर परिषद है। लेकिन सही मानने में आप जो बोले कि अधिकांश क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो विकास वहां होना चाहिए, जो काम होना चाहिए, वहां के जनप्रतिनिधि, वहां सरकार अभी जो हमारी चल रही है वो उस पर ध्यान नहीं दी है। ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए, बिल्कुल। गांव में डॉक्टर को बैठना चाहिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, या बरौली का जो पीएचसी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इन सब पर डॉक्टर की नियमित बैठना चाहिए डॉक्टरों को और लोगों का इलाज बढ़िया से होना चाहिए, दवा मुफ्त में मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं हो पाती है, लोग दम तोड़ देते हैं बरौली आते आते, गोपालगंज आते आते। यहाँ एक टेंडेंसी बन गया है, अरे विधायक जी कुछ ना करे नहीं ना क्योंकि बिगड़बो ना करे नहीं, ये बात आती है। विधायक जी होम्योपैथ दवा है ना, फायदा करम ना नुकसान कर। अरे भाई, तो ये खातिर विधायक बनावल बा। विधायक जी बड़ा सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, जे जौन बोल देला चुपचाप सुन लेवे नहीं सह लेवे। अरे खातिर विधायक बनावल जाला कि विधायक काम करे खातिर बनावल जाला। नहीं, आरोप उनके लड़कों पर भी लगते हैं कि वो लोग, देखिए गोपालगंज में हो या कुचायकोट में हो या अन्य भी इस जिले में विधानसभा सीटें हैं जहां पर प्रतिनिधि हैं, मतलब जो चुनाव जीते हैं विधायक सांसद है लोग, उनके परिवारों से, आम आदमी से या किसी पार्टी के समर्थक से कभी किसी का बहस नहीं होता है, उनके पारिवारिक सदस्यों से। लेकिन बरौली एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ के विधायक, माननीय विधायक जी के पुत्र हैं, आपसे भी शायद उनका झड़प हुआ है फोन पे संवाद में, और गाली गलौज की भाषा वो बोलते हैं। अरे इस पर अहंकार में है कि मेरे पिताजी 4 बार से विधायक हैं, हम लोग बहुत लोकप्रिय हैं, अपना अहंकार वो लोग दिखलाता है, झलकाता है। विधायक जी का लड़का हमको फोन करके धमकी दिया, सब जिला देश सुना कि क्या बोले, जब हम आपके प्रतिद्वंदी हैं तो मेरे पास आपको फोन करने की जरूरत ही नहीं है। आप जिस टोन में बोले उस टोन में आपको जवाब मिला। बरौली में खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बाढ़ के मुद्दों पर, मतलब विभिन्न, जैसे रेलवे के ठहराव पे, माँ नकटो भवानी मंदिर पे, बहुत सी चीजों पे सचिन सिंह ने इस चुनाव के शुरू होने के पहले और अभी तक सवाल उठाए हैं। आप अलग अलग वीडियो में, अलग अलग यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आपने देखा होगा। तो मैं उन सवालों को एक जगह करता हूं और सचिन जी से ये जानने का प्रयास करता हूं कि अगर जनता आपको चुनती है
तो इन चीजों पर आप क्या करेंगे? आप 20 साल के विधायक जी का बात छोड़ दीजिए, आप उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, अगर जनता मुझे चुनती है तो बरौली में प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, सड़क का हो, या महोत्सव वगैरह कराने का हो, या बरौली को अनुमंडल बनाने का हो, बरौली में एसडीपीओ कार्यालय करने का हो, जो भी समस्याएं हैं, जो ज्वलंत समस्या है, सबका मैं समाधान कराने का प्रयास करूंगा और करूंगा, निश्चित रूप से करूंगा, क्योंकि एक विधायक के अंदर ही यह सब चीज आती है। और मैं निश्चित रूप से करने का काम करूंगा। और बरौली कैसे विकसित हो, बरौली में विकास की गंगा बहे, बरौली जो 30 साल से बदहाल हो कैसे दूर हो, इस पर मैं पूरी तरह से काम करूंगा। बाढ़ की अस्थायी निजात दिलाने का काम करूंगा। बाढ़ से विस्थापित लगभग 2000 परिवार हैं बरौली में, जो भूमिहीन है, जिनको जमीन नहीं है, नहर के किनारे रहने को विवश है, खाना बदोश के जीवन जी रहे हैं, सबको भूमि उपलब्ध करा के उन्हें सरकारी सुविधा देने का काम करेंगे हम लोग, और घर बनवाने का काम करेंगे। और कानून व्यवस्था पूरी तरह से वहां लागू होगी, कोई परेशान नहीं होगा। भ्रष्टाचार जो व्याप्त है थानों में, ब्लॉक में, सीओ कार्यालय में, उन सबको दूर करने का हम लोग काम करेंगे। वर्तमान विधायक जी पिछले 2020 के चुनाव में जो उन्होंने चुनावी हल्फनामा दिया है, उसमें 62 लाख रुपया लेकर वह चुनाव मैदान में उतरे थे, और उसमें 20 लाख रुपया लोगों ने उनको चंदा के स्वरूप में दिया था। उसी चुनाव में आप भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे। आपका हल्फनामा बताता है कि लगभग 47 लाख रुपया लेकर आप भी चुनाव मैदान में आए थे। इस बार आप कितने दमखम के साथ मतलब चुनाव मैदान में आने वाले हैं? देखिए, पिछली बार भी जो अचल और चल संपत्ति था मेरा 47 लाख था, और इस बार भी मेरा कुछ बढ़ गया है। हाँ। कम तो हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोग भी तो बैठने वाले हैं नहीं, कमाते ही हैं। हाँ। जीवन यापन अपना कमा के ही करते हैं। तो इस बार भी हम लोग पूरे दमखम के साथ आएंगे, और पूरा जो भी है अपने चल अचल संपत्ति उनको तो 20 लाख रुपया चंदा मिला, आपका क्या स्रोत है? क्या चंदा इकट्ठा करके चुनाव लड़ेंगे या चंदा ही इकट्ठा करके कोई चुनाव लड़ता है? चंदा नहीं मिलेगा तो कैसे चुनाव कोई लड़ेगा? वो भी हम लोग जैसे लोग जो समाज सेवी हैं, और जो मान लीजिए कि मोटरसाइकिल पर चलते हैं, उतना स्टेटस नहीं है कि हम लोग के पास इतना धन है, नहीं है कि जिससे हम लोग राजनीति कर सकें। हम लोग आप जैसे लोग, चाहे अन्य लोग जो सहयोग करते हैं, उसी के बदौलत आदमी चुनाव लड़ता है, राजनीति। एक लाइन में बरौली की जनता के लिए बहुत छोटे शब्दों में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, छोटे शब्दों में जानना चाहूंगी कि बरौली की जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चुनाव में? आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं यही मैसेज दूंगा, हाथ जोड़ के बरौली के सभी मतदाता भाई बंधु गार्जियन से, कि आप लोग इस बार जात पात धर्म और दल के नाम से वोट मत कीजिए। आप लोग व्यक्ति विशेष जो पार्टी से कोई भी आ जाता है, आप वोट देकर जिता देते हैं, और जीतने के बाद वो काम नहीं करता है, तो उन वैसे प्रत्याशी का इस बार चयन नहीं करें। ऐसे प्रत्याशी का चयन करें जो आपके बीच का हो, काम कर सके, और काम करने का मादा रखता हो, और सोच रखता हो बरौली के विकास के संबंध में, और अपना विजन दे रहा हो, अपना लक्ष्य बता रहा हो। अगर कोई भी बड़ा नेता के नाम पे वोट मांग के चुनाव आपसे जीत लेता है, और सरकार बनाने के नाम पे, और उसके बाद आपको भूल जाता है, तो ऐसे लोगों को इस बार आप लोग नकारें, और जात धर्म से ऊपर उठकर एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें। लोकतंत्र में हमेशा बदलाव करना चाहिए, बदलाव ही विकास की पूंजी होती है, इसलिए बदलाव जरूरी है, और बरौली में इस बार बदलाव आप लोग करें, यही हमारी प्रार्थना है आपसे। चलिए, तो ये थे सचिन सिंह, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, युवा साथी के साथ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सचिन सिंह जी, थैंक यू।